बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे कि जो सदारती इंतखाब की दौड़ है, इसमें इस जंग के अंदर अपोजिशन एक पेज पर नहीं आ सकी है, तो ऐसे में क्या फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होने जा रहा है। साथ साथ अपने आज के इस प्रोग्राम में ही हम ज़रा बात करेंगे कि क्या वाकई आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन जनाब फरियाल तालपुर साहिबा की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और अपने आज के ही इस प्रोग्राम में हम ज़रा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की गवर्नेंस के हवाले से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब लगभग 10 साल का अरसा बीत गया है, तो क्या सिंध वालों के हाल बदल पाए हैं या नहीं। और अब एक बार फिर चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है, तो सिंध खुसूसन कराची के लिए पीपल्स पार्टी के पास क्या कुछ मौजूद है। इन तमाम तर मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमीर उल हक साहब, जो कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से हैं और रुकने कौमी असेंबली से। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाएं जनाब शाहिदा रहमानी साहिबा, जो कि पीपल्स पार्टी से हैं और रुकने कौमी असेंबली है। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त हमें शाहिदा साहिबा देने जा रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अमीन साहब मैं आपसे कर लेता हूँ। पहले तो ये बता दीजिएगा कि एमक्यूएम की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रही है, ना सिर्फ पीटीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करवाने में, और साथ साथ यानी कि प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब से लेके अब चूंकि सदारती इंतखाब का भी मरहला 4 तारीख को होने जा रहा है, तो इसमें भी एमक्यूएम दो टोक मौक़िफ़ के साथ पीटीआई के साथ खड़ी हुई है। सर पहले मुझे ये बता दीजिएगा। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान अर्बन एरियाज़ में मकबूल अवामी जमात रही है और गुज़श्ता 3 दहाइयों से तमाम इलेक्शन में कामयाबी हासिल करती रही है। जहाँ तक पीटीआई के साथ हमारे सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ है, और इसको कुछ इस तरीके से देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की तमाम क़यादत आला क़यादत चल करके एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर बहादुराबाद तशरीफ़ लाई, और फिर एक एमक्यूएम के लीडरशिप के साथ एक गुफ्तगू शुनीद हुई और उसमें इस बात का फ़ैसला किया गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीटीआई के साथ जमहूरी रवायत को कायम दायम रखने के लिए और जैसे कहते हैं कि पार्टी के मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देते हुए उनके साथ चलने को हामी भरी है। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से पीटीआई के लोगों से मुलाकात वो ब्रॉडमाइंड किस्म के लोग हैं, आला तालीम याफ्ता लोग हैं, और हम समझते हैं कि जो कमिटमेंट उन्होंने हमारे साथ किया है वो यकीनन इसको पूरा करेंगे। और हम एमक्यूएम बिल्कुल इस बात का बरमला इजहार करती है कि जो कमिटमेंट उन्होंने हमारे साथ किया उसको वो अगर पूरा करते हैं तो यकीनन एमक्यूएम पाकिस्तान कंधे से कंधे मिलाकर पीटीआई के साथ खड़ी होगी। अच्छा, आपका दो टुक मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर रखते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये इल्हाक किया है, ऐसा ही है सर? दैट्स करेक्ट, ठीक है। और ये जो इतलात ज़ेर गर्दिश हैं कि एक बार फिर सदारती इंतखाब में अगर एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो रही है, तो इसके एवज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजीद कुछ फेवर्स इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री लेने जा रही है एमक्यूएम, इस बात में कोई सदाकत है अमीन साहब? हाँ फवाद, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब पीटीआई की क़यादत आई और एमक्यूएम की क़यादत से मुलाकात की, जिसमें मैं भी मौजूद था, इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने किसी वज़ीर की, किसी मुशीर की या किसी गवर्नर की कोई डिमांड नहीं की। अच्छा। बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये कहा कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की। और आप ये देखें कि अगर आप दूसरी सियासी पार्टी को देखें जो मुख्तलिफ अपोजिशन आपस में मिली हुई हैं, उनके मुकाबले में एमक्यूएम पाकिस्तान ने क्या अमल किया? एमक्यूएम पाकिस्तान ने ब्लैक एंड वाइट में एमओयू साइन किया और मीडिया को तमाम चीज़ें मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अवाम को बताया कि एमक्यूएम पाकिस्तान किस बात को। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये जो 2 मिनिस्ट्रीज दे दी, उन्होंने कहा कि जी आप ऐसे ही रख लें, आपने हमें इतना खुश कर दिया है, आप ये 2 मिनिस्ट्री अपने पास रखें हैं, आप सदारती इंतखाब में भी हमारा साथ दे देंगे, अब उस पर भी 1 मिनिस्ट्री आपको और दे देंगे, ऐसे ही मामला? मैं इसको वजाहत कर दूं कि एमक्यूएम ने कोई डिमांड नहीं किया। अच्छा। और एमओयू साइन होने के बाद जब सियासी मज़ाकरात आपस में चलना शुरू हुई, और फिर ये समझने की बात है कि कोई भी सियासी पार्टी अगर किसी इंतखाबी दंगल में उतरती है तो क्यों उतरती है? वो अपने अवाम के मसाइल हल करना चाहती है, वो अपने वोटर के मसाइल हल करना चाहती है, अपने सपोर्टर्स के, अपने कारकुनान के मसाइल हल करना चाहती है, इस शहर के मसाइल हल करना चाहती है, सूबे के मसले को हल करना चाहती है। और अगर इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए अगर हुकूमत साजी में अगर फरीक बनती है तो मेरा ख्याल है किसी को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि तमाम सियासी पार्टियाँ किसी न किसी हवाले से हुकूमत का हिस्सा रही है। यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो मुझे 1 मिनट और दे दें। आप ये देखें कि पिछले
6 साल से MKM पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है जो किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं रही बल्कि अपोजिशन का किरदार अदा करती रही। इसके मुकाबले में अगर बाकी सियासी पार्टी नहीं, को आपको देखें, पता है ना कि आप विफाक के साथ लगभग किसी भी तरीके से जुड़े रहने की हमेशा से कोशिशें और काविशें करते रहे हैं। भले वो कभी कराची के नाम पर गवर्नर साहब आपको 25 अरब के पैकेज का एक थोड़ा सा आसरा दे दें और आप साथ खड़े हो जाते हैं। बड़े अहम मामलात में, भले वो सेनेट के इश्यूज हों और दीगर इश्यूज हों, उसमें आपका स्टांस बड़ा इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है। देखिए अगर MKM का स्टैंड भी रहा है तो MKM असूलों पर खड़ी रही है। आप अगर चले मैं आपकी बात के पहले सवाल देता हूँ, फिर जो मैं बात कर रहा था वो मुकम्मल कर लेता हूँ कि MKM पाकिस्तान ने अगर सेनेट की सीट पर है, बल्कि इससे पहले चले जाए कि हमने अगर प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया खाकान अब्बासी साहब को, तो MKM ने असूल की बात की, किसी वजारत की बात नहीं की बल्कि पैकेज की बात की, जो कि पैकेज दिया गया शहर के लिए। इसके बाद अगर आप देखते हैं जिस तरह आपने गुफ्तगू में कहा कि सेनेट के चेयरमैन, तो MKM ने क्या किया कि MKM ने चेयरमैनशिप के लिए वोट संजरानी साहब को दिया, लेकिन असूलों पे खड़े होते हुए पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को वोट नहीं दिया। ठीक। इसका मतलब कि MKM किसी से मफादात की बात नहीं करती है बल्कि असूलों पे खड़ी रहती है, असूलों की सियासत अच्छा, करती आपके है। अपने बनाए हुए ये उसूल हैं जिनके ऊपर आप स्टैंड करते हैं और आप फिर ये कहते हैं कि जी हम उसूलों की बात करते हैं, दूसरे अगर इस तरह से कोई मुफाहमत करते हैं तो वो जो है गलत बात है, आप कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं फवाद, इसमें यह है कि वो तमाम असूल जो कि शहर की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, MKM के कारकुनान की बेहतरी के लिए, उस पर हम हमेशा खड़े रहे और उसके साथ खड़े रहे। ठीक है शाहिद साहब, ये मुझे बता देगा कि मैं पहले चाहूंगा कि इस पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दे जो अमीन साहब की एक गुफ्तगू थी कि जी पार्टी के मफादात से बढ़कर इन्होंने पाकिस्तान के मफाद के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हाथ मिलाया है, और ये वही पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जो कि संगीन नौयत के इल्जामात MKM के ऊपर लगाती रही है और MKM भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सख्त मुखालफत करती रही है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया फवाद। देखिए जी, ये तो इनका हमेशा से पुराना वतीरा रहा है। आप 90s से इनका उठा के देखें कि जब जब इक़्तिदार आया ये उस इक़्तिदार का हिस्सा रहे। अच्छा। हाँ, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार हो जिसमें ये बिला शिरकत गैर मालिक थे कराची के, और आज कराची इतने मसाइल का अगर शिकार है तो आप उस वक्त कुछ कर लेते। फिर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो जब भी आप बराबर से शिरकत इक़्तिदार में शरीक रहे, आपने मिनिस्ट्रियों के भी मज़े लिए, आपने मुलाजमतें भी ली, आपने डेवलपमेंट फंड्स भी लिए, आपने जो भी मराहत आई वो आप सब उससे अवेल करते रहे। उसके बाद जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा जी अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, स्पीकर को हो या गवर्नमेंट को फ़ायदा देना हो तो ये फौरी तौर पे अपोजिशन बेंचों से उठ के जाके हुकूमत को, अमीन साहब तो उसूलों की बात करें ना, वो बोले जी उसूलों के साथ वो वही कहते हैं ना कि मीठा मीठा आप कड़वा तो यानी अगर आपके लिए तो वो असूल है, अगर किसी और के लिए तो वो NRO हो जाता है या मुफाहमत हो जाती है, उसको कोई और रंग दे दिया जाता है। लेकिन आप इक़्तिदार से हट के तो आप रह ही नहीं सकते। वो लोग जो कि कहते थे कि हमारा नुकसान नहीं, कराची में तो आप थे, कराची के तो मालिक आप कहलाते थे, कहते थे हमने आपको क्लीन कर दिया। फिर आपने इक़्तिदार से 6 सीटों में, चूंकि उनकी मजबूरी बन गई थी, उनको 4 जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत बनाई है वो कोई मेजॉरिटी में नहीं है, वो 4 वोटों से आज भी बैठे हुए हैं इक़्तिदार के अंदर। तो आपने उसको ब्लैकमेल करते हुए, यानी 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, ब्लैकमेल करते हुए अभी वो तो ये हमेशा किया है ना, ये तो हमेशा जब ये बुरा वक्त आएगा आप देखिएगा। अभी जैसे प्रेसिडेंशियल, अभी तो आगाज है ना, अभी तो इब्तिदा है। आप देखिए कि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आया, अभी 1 महीना नहीं गुजरा, मुफाद में पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में और कराची के वसीतर मुफाद में, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि इनको पाकिस्तान का मफाद कितना अजीज था। अच्छा। इन्होंने पाकिस्तान, इस शहर कराची के मफाद कितना अजीज था, इस शहर कराची को किस तरीके से बंद करा दिया जाता था, इस शहर कराची के माशी किस इकनॉमी को नुकसान पहुंचाया गया, इस शहर के रहने वालों को नुकसान पहुंचाया गया, यहाँ के एजुकेशन को बर्बाद किया गया, यहाँ के हेल्थ के एजुकेशन हेल्थ तमाम इदारों को बर्बाद किया। किसने किया? आप उसके जिम्मेदार थे। अगर नहीं है तो वो बच्चे जिनके हाथों में कलम होता था, वो दी स्पीकिंग कॉम जिसके हाथ में कलम होता था, आज उनके हाथों में कहाँ, आज वो क्यों नहीं CSS के एग्जाम पास करते? आपने नकल कल्चर को रोशनास कराया, आपने हेल्थ के सेंटर, अब्बासी हॉस्पिटल देख रहे हैं, कतर हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल आपके अंडर में, आपने उसको बर्बाद करा दिया। वहाँ सेंटर्स खोल लिए आपने, वहाँ पे अपने ऑफिसेस खोल लिया आपने तमाम इदारों में। तो ये कराची का मफाद था। आपने अपने ही लोगों से भत्ते मांगते थे, खा ले, फितरत
فقرے حتیٰ کہ جو غیر مسلم تھے وہ بھی آپ کو زکوٰۃ اور خیرات دیا کرتے تھے. تو اس کراچی کا تو آپ نے سکون غارت کر دیا تھا. آج الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی کوششوں سے اس کراچی کی رونقیں بھی بحال ہیں, اس کی روشنیاں بھی بحال ہیں, اور آج پھر یہ کراچی ترقی کے راستے پہ. آج کراچی کے اندر ترقی بھی ہو رہی ہے, تعمیر بھی ہو رہا ہے, تمام بریجز, انڈر بائی پاسز, جتنا کام ریکارڈ کراچی میں ہوا. خصوصی طور پر کراچی اور اربن سندھ کی طرح میں مجموعی طور پر ذرا بات کروں گا. اویس توحید صاحب بھی اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں, سینئر انالیسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ بھی ہمیں دینے جا رہے ہیں. اویس صاحب, یہ مجھے بتا دیجیے گا, یہ جو صدارتی انتخاب کی دوڑ ہے, اس میں ہمیں اپوزیشن ایک پیج پر نہیں دکھائی دے رہی, اور اس میں پیپلز پارٹی کا نہایت ہی اہم رول تھا, اور پیپلز پارٹی اعتزاز صاحب کے نام کے ساتھ جو وہ ڈٹ گئی. اس تمام تر صورتحال پر میں آپ سے دو چیزیں جاننا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر پی ٹی آئی کو بیک ڈور سے یا کسی بھی طریقے سے یا ڈائریکٹلی سپورٹ کیا جا رہا ہے, یا نمبر 2 کہ زرداری صاحب کے پریشر میں ہونے کی وجہ سے, پیپلز پارٹی کے پریشر میں ہونے کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال کریٹ ہوئی ہے. اویس صاحب, جس طرح 25 جولائی کے الیکشن کے بعد لگ رہا تھا جو بھی دھاندلی کی شکایت, تحفظات جو بھی رہے ہوں, اس کے باوجود یہ لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کی جو ہے ردی طور پر ایک بہت مضبوط حزب اختلاف ہم دیکھیں گے, اور تحریک انصاف جو اتحادیوں کی کمزور بیساکھیوں پر آگے حکومت چلائے گی, اس کو ایک بہت بڑی مزاحمتی سیاسی دیوار کا سامنا ہوگا. لیکن اس کے برعکس شروع میں ہی ہمیں ٹرینڈ نظر آئے. آپ دیکھیں جب ساری اپوزیشن کی جماعتوں کی بیٹھک ہوئی تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے روز ہی شکایت کی کہ زرداری صاحب سے ہم نے 2 دفعہ بات کی تھی اور وہ یہاں پہ تشریف نہیں لائے, اور جس کا مجھے بھی بڑی حیرت ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو اسپیکر کے الیکشنز ہیں اس کے اندر ووٹ دیا نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو, لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر جو ایک کنسنسس ایک ڈیولپ ہوا تھا پہلی 2 بیٹھکوں کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں کے دوران, تو جب ہم اسمبلی میں خود موجود تھے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا اور ابسٹین کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. اور ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب صدارتی انتخابات بالکل دستک دے رہے ہیں, اس وقت دونوں جماعتیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ سیاسی چالیں چل رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک طویل ایک ساتھ رہا ہے, اسی طرح سے انہوں نے ان کو کینڈیڈیٹ چنا ہے نون لیگ نے اور اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تحریک انصاف کا ایک پورا ایک نیریٹو تھا اگینسٹ پی ایم ایل این پوسٹ پیناما, وہ جو لے کے چل رہے تھے داد حسن صاحب, ان کو انہوں نے نامینیٹ کیا. ایک بڑی شخصیت ہیں, ایک جانی مانی سیاسی شخصیت ہیں. لیکن دیکھیں اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کردار کا اگر آپ جائزہ لینے کی کوشش کریں تو 2-3 وجوہات نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ 2013 کے انتخابات سے بہتر پرفارمنس ہے, ان کے سٹیکس ہائی ہیں. سندھ میں حکومت بغیر کسی مدد کے انہوں نے بنا لی ہے. یہاں پر ان کے پاس یہ میرے خیال میں آخری نہیں تو بہت ہی نازک مرحلے میں ہے کہ ان کو پوری دنیا کو دکھانا بھی ہے. شو اینڈ ٹیل ان کا ایک موٹو اب ہے جو ہم نے بلاول صاحب کے قریبی یا بلاول صاحب سے جو ہمارے براہ راست یا بالواسطہ جو ہماری ان کے ساتھ رابطے رہے اس میں یہی ہے. اور کیبنٹ بھی کچھ مناسب ہی سندھ گورنمنٹ کی اناؤنس لگتی ہے اس وقت تک. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیے کہ دوسری وجہ جو لگتی ہے کہ نون لیگ کی قیادت پر ایک اعتماد نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بڑے بھائی کے نیریٹو کو نہیں لے جا سکیں گے اور نون لیگ کی قیادت جو ہے ان کے سائے تلے جو ہے وہ آگے کوئی بہت بڑی مزاحمتی تحریک نہیں چلا سکے گی, اور احتجاج کی تحریک پیپلز پارٹی کرنے بھی نہیں چاہتے نون لیگ کے ساتھ. لیکن بات یہ کہ یہ جو ایک سیاسی مزاحمتی تاریخ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, جمہوریتی مزاحمتی تاریخ, وہ کہیں نہ کہیں بکھری ہوئی نظر آتی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ نیب کے کیسز جو بھی زرداری صاحب کے ہیں, جو ماضی قریب کے اندر جو اتنی بڑی, آپ ڈاکٹر عاصم سے شروع ہوا, محمد سے شروع ہوا, منظور کاکا, مورائی نثار مورائی صاحب, یہ سارے, اور اب یہ مجید صاحب, تو بات کہنے کا یہ ہے کہ
सही या गलत ये अलग है कि झूठे केसेस हैं या सच्चे केसेस हैं, ये बात की बात है, लेकिन लगता ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में कहीं ना कहीं ये द बैक ऑफ देयर माइंड ये है कि कहीं घेरा तंग हो रहा है, और जरदारी साहब जो है उनके पास वीटो पावर है, हमने देखा है, और बिलावल साहब एक नई सोच के साथ एक आगे चलना चाहते हैं, तो एक इख्तलाफ नजर आता है हमें कहीं ना कहीं। अच्छा, ये नहीं कि उनके कोई फैसलों में इख्तलाफ ओवैस नजर आ साहब, रहा है, कतई कलाम में सोच माफ में सर इख्तलाफ नजर आ रहा है। सर, ड्यू रिस्पेक्ट, कतई कलाम में माफ ओवैस साहब। एक मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊं, ये मरी के अंदर बैठक परसों, जी जी जी, तो उसके अंदर ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो उनसे कहा नून लीग वालों ने कि भाई आप चाहते हैं कि अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें, हाँ, तो बिलावल हाउस फोन किया गया, और बिलावल अच्छा। हाउस फोन किया गया तो जरदारी साहब सो रहे थे, और कोई 6 बजे के लगभग वक्त था, तो उस वक्त फिर जरदारी साहब से उनसे राब्ता नहीं हो सका, और अभी भी यही लग रहा है कि एक वीटो पावर इस्तेमाल करेंगे जरदारी साहब, हाँ। और बिखरी हुई अपोजिशन लग रही है उसके अंदर। सर ठीक है, बिखरी हुई अपोजिशन लग रही है। वह साहब, एक सवाल मैं आपकी तरफ ही छोड़ जा रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, ये जो करंट सिचुएशन में जिस तरह आपने नैप के केसेस की भी बात की, ये किस हद तक प्रेशर के तौर पे आप देखते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, और खुसूसी तौर पर जिस तरह आपने जरदारी साहब की बात की, जरदारी साहब के लिए किस हद तक परेशान कुन हैं ये केसेस? अनवर मजीद साहब का गिरफ्तार किया जाना, एजी मजीद साहब का गिरफ्तार किया जाना, और दीगर हुसैन लवाई साहब को, और वो तमाम लोग जो कि 35 अरब और फिर मजीद अरबों रुपए की अब मजीद जो है वो बातें की जा रही हैं, तो ये किस हद तक प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है पीपल्स पार्टी के ऊपर, ये मुझे आपसे जवाब लेना है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है सर, ब्रेक से आएंगे और आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मैं जरा अमीन साहब, शायद साहिबा की भी बहुत सारी बातें आपके पास जमा हो गई थी, और आपके लिए भी कुछ सवालात हैं जो कि वैसे साहब की गुफ्तगू से जो है वो निकलते हैं। पहले तो ये बता देगा, शायद साहब कह रहे हैं कि जी आप लोग हमेशा से एक ब्लैक मेल जो है वो टैक्टिक्स को इख्तियार करते रहे, और ब्लैक मेल ग्रुप के तौर पर उन्होंने कहा, और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस शहर के लिए हेल्थ के जो मामला तबाह किए उसके जिम्मेदार आप हैं, एजुकेशन के मामला जो तबाह किए उसके जिम्मेदार आप हैं, और जो दीगर मामला थे उसके जिम्मेदार आप हैं। इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आसिफ जरदारी साहब कुछ करते हैं तो पॉलिटिक्स कहलाता है, और अगर एमकेएम कोई काम करती है तो वो ब्लैकमेलिंग में आ जाता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस अर्बन एरियाज़ के अवाम इस बात को समझते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है, और जिसे कहते हैं कि अवाम के जिसे कहते हैं अवाम के लिए वसीतर मुफाद जो होता है वो क्या होता है। एमकेएम पाकिस्तान ने अगर पीटीआई के साथ खड़ी है तो उसको पूरे पाकिस्तान के अवाम ये भी देख रहे हैं कि गुज़श्ता 6 साल से एमकेएम पाकिस्तान अपोजिशन में रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, जीयूआई हो, पख्तूनख्वा मिली पार्टी हो, जो तमाम सियासी पार्टी जो आज अपोजिशन में भी मौजूद है या जो हुकूमत में भी, ये तमाम लोग 6 सालों से हुकूमत करती चली आ रही है, और एमकेएम वाहिद पार्टी है जो गुज़श्ता 6 साल से अपोजिशन में चली आ रही थी। अब भले उससे पहले आप हुकूमत का हिस्सा रहे हो, जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ साहब के दौर का हवाला दिया, खुद पीपल्स पार्टी के साथ आपने भले आनियां जानियां रखी, लेकिन खुद आप पीपल्स पार्टी की उस 2008 से 2013 की गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर रहे सर। हम 2012 तक इनके साथ रहे। हाँ, मैंने 2012 के बाद जब एंड हो रहा था तो ये अपना इलेक्शन के टाइम अलग हो जी, गया, आपको इलेक्शन के टाइम अलग हो गया, बाकी ये सब नहीं कुछ है। अवेल जहाँ करते रहे तक इसी इन्होंने तरीके बात से की- कि एक मिनिस्ट्री और बढ़ा दी जाए, अच्छा, इतना तो फंड और दे दिया जाए, इतनी जॉब्स और दे कभी दी भी ये जाए। मुफाहमत मैं नहीं अर्ज करते करता थे। हूँ, जो ये तो अभी क्या हो रहा है, अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या हो रहा है? नहीं, वो ही बोल रहे हैं, वो वो तो खुद दोबारा- तोहफे में दे रहे हैं ना। नहीं, कोई नहीं मैं देता। अर्ज कर दूं, कोई पहले आज इसको वो इस तरह अपने कर लें। लोगों इन्होंने को भी एक बात accommodate और नहीं की है, कर मैं सके। इसको मुकम्मल कर लूँ, मैं जब मुकम्मल कर लूँ फिर आप इसकी जवाब दे दीजिएगा। इन्होंने बात की कि एमकेएम मुख्तलिफ दहशतगर्दी में भी मुलव्वस रही। मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर कैरेक्टर उठा के देख ले, अल-जुल्फ़कार किसने बनाया? आप मुझे बताएं कि पीआईए का तैयारा किसने किया? कोरंगी रिफाइनरी पे रॉकेट किसने दागा? ज़हुरुल हसन बपाले को किसने शहीद किया? इसी तरह गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब का बयान कि मैं इंडियन टैंक पर बैठ कर आऊँगा, इसी तरह पीपल्स अमन कमेटी है। ये तमाम चीज़ किन लोगों ने बनाई है? यकीनन इन तमाम चीज़ों का सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर जाता है। पीपल्स पार्टी ने ना तो कभी अल-जुल्फ़िकार कौन किया है, तो ना ही 2013 पीपल्स आर्म कमेटी को भी आप लोग नहीं, ऐसे हमने कभी ओन नहीं on करते, नहीं किया, हमारा वो कि उस हिस्सा ही वक्त था, वो आपके People's Arm जुल्फ़िकार का- मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि हमारे बच्चे हैं, वो 3 लाख उन्होंने लाइसेंस कहा- वाली बातें और मैं दीगर आपको- मैं चीजें। मुकम्मल उन्होंने कर लूं कहा कि लेकिन वो PMLN को भी 2013 कहीं इलेक्शन सपोर्ट होता कर रहे थे, है। कहीं वो पीटीआई को कर इलेक्शन रहे के थे, बाद वो ये पूरा ऑन द रिकॉर्ड है।
अच्छा। 2013 आप देखें कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कामयाबी होती है, कायम अली शाह साहब वज़ीर आला का हलफ उठाते हैं। हलफ उठाने के बाद क्या पहला काम क्या किया उन्होंने कि अपने तमाम लोगों को लेकर इंक्लूडिंग फरियाद तालपुर कहाँ जाते हैं, लियारी जाते हैं, उज़ैर बलोच के कदमों को हाथ लगाते हैं। नहीं नहीं, वो तो एक तकरीब, वो तो एक तकरीब थी, वो तो एक तकरीब थी, आप अपने सवाल वो तो एक तकरीब थी ना अमीन साहब। अच्छा, तकरीब में गए तो किन लोगों के तकरीब में गए अच्छा, जो ये एक आज सवाल एक दहशतगर्द के तौर पे पहचाना जाता है, जिसने कराची के सैकड़ों अवाम को शहीद किया। वहां से दिए गए इस्तकबालिया में गए तो आपने उसको जो है उज़ैर बलोच के कदमों को कह दिया। आप अपने तमाम जराइम पे जो है उस तरह से पर्दा डालने की कोशिश ना करें। पूरा कराची जानता है कि यहाँ दहशतगर्द कौन थे, नामालूम कौन थे, हाँ। वो लोग कौन थे जो बोरियों में पैक करके लाशों को देते थे, वो कौन थे जो भत्ते की पर्चियां देते थे, वो नहीं, कौन कौन थे थे जो वो लोग? खाले ये तो सब ये लोग खुद करते थे। एमके मालिक करते थे बिल्कुल ये तमाम करते थे। चीजें। ये तो इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जितने इनके दहशतगर्द पकड़े गए, फिर ये क्यों अल्ताफ हुसैन को छोड़ के एक वक्त आया जिसकी बेस के ऊपर ये बने थे, उसको छोड़ के अलग हो गए। उसके बाद ये PIB और बहादुराबाद और फिर कभी कहीं और कभी कहीं, कभी पाकिस्तान और लंदन, ये सब कुछ हमने देखा है ना। ये तो खुद अपने एक नुक्ते पे, हम पीपल्स पार्टी एक अमन पसंद जमात है और कभी हमने अच्छा, नहीं कहा आप कि बड़े अमन पसंद हैं। हमारा बिल्कुल हम एक पॉलिटिकल है। ये सियासत को क्या समझते, कह रहे जी जरदारी साहब पॉलिटिक्स, बिल्कुल हमने नहीं, तो सियासत उनकी वो बात तो दुरुस्त है ना कि हमने अगर आप सियासत को मुफाहमती खिदमत पॉलिसी इख्तियार समझ कर करें। किया, हमने सियासत को खिदमत समझ तो के ये क्या समझ के कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि जी वो सियासत किस मानों में ले रहे हैं। मैं तो कहती सियासत का मतलब खिदमत है और खिदमत हम ये करते रहेंगे। इसके लिए जो पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, मैं समझती वो कुर्बानियों की एक लाजवाब दास्तान है कि इनके लीडर की तरह नहीं कि वो लंदन जाके भाग जाए और फिर यहाँ से वो ये लोग बाहर से पैसे भेजते हैं, यहाँ से पैसे जाते थे, ये मनी लैंडरिंग। नहीं, आपको पता ना यहाँ से भी बहुत पैसे जाते हैं। वो जो भी 35 अरब रुपए का मामला चल रहा है, पीपल्स अभी पार्टी आपको पता है इससे काबिल भी हमने एक प्रोग्राम किया कि कराची का ही एक बिजनेस सेंटर है जहां पर से रोजाना की तादाद में कैश पैसे निकलते हैं, किस किस के पास जाते हैं, ये पूरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर पीपल्स जो है पार्टी पर बड़ी इस तरह बातचीत के चल रही है। इल्जामात पहले भी लगे आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर और वो मर्द आहन कहलाए, तो इस अच्छा। वजह से कहलाए कि उन्होंने मर्दानावार उन इल्जामात का मुकाबला किया, अदालतों को फेस किया। पाबंदे सलासल 11 साल रहे, मुल्क छोड़ के नहीं भागे, हाँ। कोई NRO करके नहीं भागे, वो इस मुल्क में रहे और आज भी और हमेशा इंशाअल्लाह ताला वो खिदमत करते रहेंगे और वो इस मुल्क के सदर पाकिस्तान के ओहदे पर भी मुंतखब हुए। लेकिन वो इस तरह के हथकंडे उनको ना डगमगा सकते हैं, ना ही आप ये सोचें कि वो इन हथकंडों से घबरा के पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात, एक आइडियोलॉजिकल जमात है, उसका अपना एक नजरिया। और पीपल्स पार्टी अगर कोई कैंडिडेट अपना लेकर आई है, एतजाज एहसन की एक हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी के साथ, कमिटेड वर्कर है, उन्होंने हर तहरीक के अंदर भरपूर रोल प्ले किया, तो हम अपने कैंडिडेट को किस तरह पीछे कर सकते हैं? ठीक है, ओवैस तौहीद साहब हमारे साथ हैं। ओवैस साहब, ये मुझे बता दीजिएगा कि मेरा सवाल ये था कि जरदारी साहब की मुश्किलात में किस हद तक आप इजाफा देख रहे हैं और क्या वाकई इस वक्त पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर है, चूंकि ये तमाम तर मामलात अचानक से उठ जाना, फिर निहायत ही अहम गिरफ्तारियां हो जाना, इसको आप कैसे देखते हैं सर? जाहिर बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हैं, सदर जरदारी साहब को भी हैं और बिलावल साहब की नई नौजवान क़यादत को भी हैं। और आपने देखा कि सिंध के अंदर जो थोड़ी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है पीपल्स पार्टी ने, उसमें बिलावल भुट्टो साहब के आखिरी दिनों के अंदर जो दौरे हैं, जैकबाबाद का हो, खैरपुर का हो, शिकारपुर के हो, घोटकी का हो, डेरकी का हो, उन सारे दौरों में काफी कुछ फायदा उठाया है, इंतखाबी जो नताइज आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो जरदारी साहब की मुश्किलात की आप बात करें, देखिए इनकी मुश्किलात बहुत पहले से हैं। अच्छा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि 10-11 साल वो जेल में रहे हैं। ये भी बात सही है कि मीडिया ट्रायल हुई है जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर बहुत हुई है और हम सब उसमें शामिल हैं, मीडिया के तौर पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जरदारी साहब को जो कोर जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के, वो एक पॉपुलिस्ट लीडर या नजरियाती लीडर नहीं देखते, बल्कि अच्छा। उन्हें एक ऐसा लीडर समझते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात कर सके। 5 साल का पूरा उन्होंने दौर किया, जो दूसरी सियासी जमातों के साथ भी मीटिंग कर सकें, सियासी जो पाकिस्तान के अंदर नशे व फराज हैं सियासत के, उनको अच्छी तरह बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जरदारी साहब
को ये भी सोचना है इस वक्त, हाँ। क्या वो पार्टी के नजरियात के ऊपर या नजरियाती जमात के ऊपर इस वक्त के असेट है, असासा है या लाइबिलिटी है, ये भी उन्हें सोचना है कि अच्छा। क्या वो इस वक्त जो सियासी चाले चल रहे हैं, क्या उससे पार्टी को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, क्या पार्टी जो है वो अपने माजी के नजरियात के साथ आगे सफर तय कर सकेगी, ठीक। क्या ऐसा तो नहीं कि वो इस वक्त जो सूझबूझ कर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक विंडो चाह रहे हैं, क्या उनका किरदार जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट टॉपिल हुई, सेनेट के इलेक्शंस हुए, क्या उनका किरदार जो है वो कंपैटिबल था माजी की तारीख से पार्टी की, क्या ये बात सही नहीं है कि उन्होंने रजा रब्बानी साहब को कोयटा के शहर के चौराहे पर उन्हें कहा था कि नापसंदीदा शख्सियत हैं, जो रजा रब्बानी साहब एक जमहूरी शख्सियत हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी इज्जत है, जिस तरह एतजाज हसन साहब का अच्छा स्टेचर है। तो नून लीग से मुख्तलिफ तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मज़ाहिमती सियासी जमात के तौर पर है। इसी तरह जो एमकेएम और पीपल्स पार्टी के जो अभी हमारे शुरका हैं, ये एमकेएम जो है वो एक नया उनका एक जन्म है, माइनस अल्ताफ हुसैन पहली दफा इंतखाब हुआ है। ये मैंडेट जो भी है, जो भी इनको शिकायत हो, ये इनका मैंडेट है माइनस अल्ताफ हुसैन, और बहुत अरसे से ये चाह रहे थे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से एक स्पेस चाह रहे थे, और ये जो समझौता इनका है ये अननेचुरल अलायंस है पीटीआई के साथ, और मैं नहीं समझता कि 5 साल चलेगा ये अलायंस, क्योंकि एंटाई एमकेएम वोट पीटीआई का है, एंटाई पीटीआई वोट जो है वो एमकेएम का है शहर कराची के अंदर, तो ये ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन ये इस वक्त समझते हैं एमकेएम के जो इनको आरजी शेल्टर है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत की छतरी तले मिल सकती है, इस वजह से वो इसमें साया तलाश कर रहे हैं, पनाह तलाश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही क्रॉस रोड पे खड़े हैं, दो राह पे खड़े हैं, और उनमें अपनी गलतियां हैं, चाहे वो पीआईबी बादराबाद की लीडरशिप की हो, लेकिन एक नए मैंडेट के साथ आए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है वैसे बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना आपने कीमती वक्त दिया। सर वैसा भी यही बात कह रहे हैं कि जी आपका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त दोस्ती वाला मामला है वो कोई देर पा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि बहुत सारे उसूलों के ऊपर आपका इख्तिलाफ रहा है, और उन्होंने वोट बैंक की भी बात की कि आप अगर सुखड़ कर कराची में सिर्फ 4 सीट्स पर आ गए तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडवांटेज लिया है, यानी कि वो वोट जो कि एमकेएम को नहीं पड़ना था वो पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो तो सारा एडवांटेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और लोगों ने भी आपके बजाय उनको मुंतखब किया है। तो सर ये बड़ा अननेचुरल, डिफरेंट तजियाकारों के डिफरेंट तजिया हो सकता है और हम सब लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जहाँ तक एमकेएम पाकिस्तान का ताल्लुक है कि पीटीआई के साथ बैठना, हमने पहले भी अर्ज़ किया कि शहर सूबे और मुल्क के वसीतर मफाद में हमने फैसला किया है। यकीनन हमें इस बात का अंदाज़ा है कि 2000 देखिए एमकेएम पाकिस्तान अगेन वो वाहिद पार्टी थी जिसके हाथ पांव बांधकर इंतखाबी नंगल में उतारा गया। अच्छा। एमकेएम के यूनिट ऑफिस बंद, एमकेएम का सेक्टर ऑफिस बंद, एमकेएम का मरकजी ऑफिस बंद, एमकेएम के 200 से ज़्यादा कारकुनान जेलों में बंद है, 100 से ज़्यादा कारकुनान लापता हैं। लेकिन इसके बावजूद, बल्कि दूसरी मिसाल आपके सामने रख दूं कि आप देखें कि 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक एमकेएम को बैनर लगाने से रोका गया, पोस्टर लगाने से रोका गया, इलेक्शन ऑफिस खोलने में रोका गया। ये तो सारी पार्टियों में किया गया। मैं ये पूछा था इस बार तो ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी करते हुए तमाम मामला कराए जा रहे के साथ भी था, लेकिन ये तो बिल्कुल सब जमातों के साथ हुआ, लेकिन आपको बैनर लगाने से हमें बाग जिना में जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई, हमें हैदराबाद पक्का किला में जलसा करने की इजाजत नहीं। आपने इलेक्शन से एक रात पहले तक लियाकताबाद के पूरे फ्लाईओवर पे जलसा किया, आप देखेंगे जिस वक्त जिस तरह से आपने चाहा आपने तमाम मामला हमें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद एमकेएम पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप ग्राउंड पे मौजूद रहकर अवाम के दरमियान रही और हत्युल इम्कान कोशिश की कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट। ये बेहतर से बेहतर था कि आप 4 सीट्स पे आ गए कराची और हैदराबाद। आप देखें कि जो अमल मेरा ख्याल है 25 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक किया गया,
وہ انتہائی منصفانہ آزادانہ انتخاب نظر آیا اور اس کے لیے پاک فوج کو خراج تحسین بھی. لیکن اگر شام 7 بجے کے بعد آنورڈ دیکھیں تو کیا عمل کیا گیا؟ نہیں آپ الیکشن کمیشن کو خراج تحسین دیں. نہیں میں اسی آ رہا ہوں نا 7 بجے کے بعد میں نے تو ایک طرف تو میں نے خراج تحسین پیش کر دی نا. تو الیکشن کمیشن کو دینا کیونکہ الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے الیکشن کے پورے چونکہ الحمدللہ ہمارے فوجی جوان موجود تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک کسی طریقے پہ کوئی گڑبڑ کی شکایت نہیں آئی ماں سوائے معمولی جو شکایت. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد شام کے 7 بجے سے لے کر نیکسٹ ڈے تک کیا ہوتا رہا کہ سب سے پہلے کیمرے بند کر دیے گئے اور اس کے بعد RTS نظام فیل ہو گیا. اور اس کے آپ اگر کریڈٹ پاک فوج کو دے رہے تھے تو یہ ڈس کریڈٹ کریں گے اس کو کریں گے. میں عرض کر رہا ہوں دو ٹوک بتا دے گا. میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی نہیں آپ کریڈٹ وہاں پہ دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ الیکشن رولز کو فالو کرنا چاہیے تھا, ان کو کرانا چاہیے تھا. کہ پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا, RTS فیل ہو گیا, فارم 45 نہیں دیے گئے. اب اس کے اوپر کیا ہوا؟ اس کے اوپر کیا ہوا کہ MKM پاکستان اگین پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے 25 جولائی کو 9:15 پہ پریس کانفرنس کی. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور اس کے بعد PTI رات کے 2 بجے پریس کانفرنس کی. اس کا مطلب ہم نے اگین میں بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے لیڈنگ رول پلے کیا. ہم نے عوام کو بتایا کہ دیکھو کراچی میں کیا ہو رہا ہے, حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے. حیران کن بات فواد. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ آپ اس الیکشن کو ریگڈ الیکشن کہتے ہیں. دو ٹوک بتا دیں کہ ڈیرہ بگٹی کا رزلٹ آ جاتا ہے, بنو ڈیرہ اسماعیل خان کا رزلٹ آ جاتا ہے. کراچی پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ شہر, جی بالکل, اس کا رزلٹ جو 24 گھنٹے 28 گھنٹے 30 گھنٹے کے بعد. اور اگر میرا صرف ایک چیز ہے کہ میرے پولنگ ایجنٹ کے سامنے میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا گیا تو کوسچن مارک آ جاتا ہے آزادانہ منصفانہ شفاف کے معاملات پر. اس کا مطلب ہے کہ something wrong had been done. ٹھیک ہے, اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ شاہد صاحب بالکل آخری مراحل میں پروگرام کے یہ کچھ اب ذرا اربن سندھ والے خوش رہیں کہ جی پیپلز پارٹی اس بار سندھ میں مزید کچھ ڈیلیور کرنے جا رہی ہے, چونکہ گزشتہ 1.5 سے 2 سالوں کے درمیان نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے مختلف حصوں میں پیپلز پارٹی نے کچھ ڈیلیور ضرور کیا ہے. لیکن اب کیا بہتری کے امکانات ہیں؟ تو آج سندھ میں الحمدللہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور پہلے سے زیادہ ہم اسٹرانگ ہو کر آئے. ٹھیک ہے. اور کراچی کے اندر بھی ہمارے رزلٹ بہت بہتر رہا. اگر اس طرح کی سازشیں نہ ہوتی, الیکشن کمیشن اس طرح انوالو نہ ہوتا اور یہ رزلٹ نہ آتا تو شاید اور ہم بہتر رزلٹ کراچی سے بھی آپ کراچی میں بھی ہم اور بہتر لے کر آتے, کیونکہ مقابلہ جو چل رہا تھا خود لیاری سے اپنی اہم ترین سیٹ جو ہے دیکھیں جی وہ ہرایا گیا ہے. جس طریقے سے 9-0 سے ان کو ہرایا گیا, اسی طرح لیاری سے ہم کو ہرایا گیا. آپ بھی الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ بالکل الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کو ایک خود مختار ادارہ بنایا پارلیمنٹ نے. تو الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراتا. اگر الیکشن میں ریگنگ کی شکایت ہے یا تمام سیاسی جماعتیں جو گورنمنٹ میں بھی موجود ہیں جو اپوزیشن میں, وہ اس پوائنٹ پر متحد ہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں تھا, تو یہ الیکشن کمیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان. بالکل ٹھیک ہے. اب کہ کراچی کے عوام پر امید رہے, کراچی میں آپ دیکھیں کتنی بڑی ایک مطلب سعید غنی صاحب کو بلدیات دی ہے اور وہ بہتر انداز سے انہوں نے عید کے اندر بھی دیکھا, پورے سندھ کے اندر وہ حیدرآباد بھی گئے, میرپور خاص بھی گئے اور مختلف پورے سندھ کا وزٹ بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں انرجیٹک انتہائی آنیسٹ ہیں اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, تو ایک اچھی ٹیم اتاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. مراد علی شاہ صاحب اس سے پہلے بھی تھے, ہم کام کر رہے تھے, لیکن اب مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کچھ چینجنگ کی ہے, کچھ ینگ اور اچھے چہروں کو لایا گیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیے گا پہلے سے بھی بہت اچھا رزلٹ آئے گا. سر پیپلز پارٹی تو پر امید ہے, لیکن انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس شہر میں جو صحت کے مراکز ان کا برا حال MKM نے کیا. انہوں نے ایگزامپل دی عباسی شہید اسپتال کا, آپ حال جا کے دیکھ لیں, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ جا کے دیکھ لیں, اور دیگر وہ ادارے جو کہ KMC کے ماتحت ہیں وہ تبال کر دیا سر MKM والوں نے. فواد بھائی پیپلز پارٹی ماشاءاللہ واٹر بورڈ نہیں, وہ تو پیپلز پارٹی پچھلے 10 سال سے سندھ حکومت کا حصہ رہی ہے اور الحمدللہ وفاق کے بھی حکومت کا حصہ رہی ہے. آپ کے امپلائیز جتنے ہیں پیپلز پارٹی کے بیڈ گورننس کا حال, ملازمین کے اوپر تو بڑی باتیں ہوئی. پیپلز پارٹی کے بیڈ گورننس کی مثال دیکھ لیں کی صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 10 سال حکومت کی, اعلان کیا منسٹر فار ٹرانسپورٹ نے کہ کراچی کے لیے 5000 بسیں, 6 مہینہ گزرتا ہے کہتے 2000 بسیں, کہتے 1000 بسیں, اور آخر میں کیا کیا وہ کیا ہوا کہ 10 بسیں دی گئی کراچی میں, 10 بسیں دی گئی. K4 کا منصوبہ
جو کہ 2009 میں ایم کے ایم کے اس وقت کے میئر نے تمام فائل مکمل کر کے پیپلز پارٹی کے ہینڈ اوور کر دیا، وہ فائل دبی رہی۔ 2015 میں جب ایم کے ایم پاکستان نے پورے شہر میں مظاہرہ شروع کیا، فائل نکالے گئے، اعلان کیا گیا کہ 2 سال یا 2.5 سال میں آپ نے کہا مظاہرے بھی بہت لیٹ شروع کیے نا، 2009 سے لے کے 2018 کا K4 کا منصوبہ آپ دیکھیں گے 3 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود 3 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود K4 30% مکمل نہیں کیا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ سندھ حکومت ہو، کراچی از دا پارٹ اینڈ پارسل آف دی سندھ گورنمنٹ، چلیں آپ دو ٹوک بتا دینا، عباسی شیر اسپتال کتنا بہتر ہو گیا، کے آئی ایچ ڈی کتنا بہتر ہو گیا، 2 ٹوک بتانے کا وقت ختم ہو گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ تمام چیزیں آئیڈیل ہونی چاہیے، لیکن پاکستان آپ بنا پیپلز کے پارٹی دے کی دیتے سندھ آئیڈیل، حکومت، جسے میں کہتا ہوں کہ کرپٹ، نااہل اور بے حس حکومت نے میئر کے اختیارات سے 2013 سے لے کر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ، نااہل اور بے حس حکومت، وہ کراچی یہ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، دیکھیں کہنے کا اختیار سب کو ہے، لیکن یہ خود رہ چکے ہیں، یہ نااہل بھی رہ چکے ہیں، کرپٹ بھی رہ چکے ہیں، یہ ساری مشقیں کر چکے ہیں، تو اس لیے یہ دوسرے کو بھی ویسی سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے اداروں کا برا حال کیا، انہوں نے واٹر بورڈ کا برا حال کیا، انہوں نے کراچی کی سڑکوں کا سیوریج سسٹم کا، آپ سوچیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے 100% رزلٹ لیتے تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جو بدترین حال ہے، وہاں کا سیوریج سسٹم 50 سال پرانا، اگر آپ نہیں تو آپ کے انڈر میں تھا، آپ تو مشرف دور میں تو آپ یہاں کی طاقت تھے، وہ کہتے تھے یہ میری طاقت ہے، آپ کم سے کم اپنی طاقت کو، آپ وزیر بلدیات بھی آپ کے پاس تھا، ساری منسٹری اس وقت 2004 سے لے کر 2009 کو کراچی کا آئیڈیل دور کہا جا سکتا ہے۔ کر لیتے نا، اب ہمیں کرنے میں ٹائم لگا، لیکن انشاءاللہ بہتر کیا اور بہتر ٹھیک ہے۔ امین الحق صاحب بہت بہت شکریہ، اس پروگرام میں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، گو کہ گفتگو بہت ساری کرنی تھی، تشنگی رہ گئی، انشاءاللہ کسی اور نشست میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ شادیہ رحمانی صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پروگرام 2 ٹوک سے فواد انور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔